आइए आज हम जानते हैं कि पंचकर्म क्या है। आज की डेट में बहुत सारे लोग जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं या ऐसी व्याधियों के बारे में बात करते हैं कि जो कि क्रॉनिक एलिमेंट हैं, जिसका सामान्यतः या कन्वेंशनल मेडिसिन में रिलीफ नहीं मिल रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म कराइए तो उससे बहुत आराम मिल जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया है। तो अब जानते हैं पंचकर्म क्या है। एज द नेम सजेस्ट 5 कर्म है: वमन, विरेचन, नस्य और 2 तरह की बस्ती। कुछ वैद्य या कुछ आचार्य ऐसे हैं जो कि बस्ती को एक प्रोसीजर मानते हैं और उसके साथ साथ रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग एक प्रोसीजर उसमें ऐड कर देते हैं। तो पंचकर्म में ये 5 कर्म हैं। जब भी आप पंचकर्म करने जाते हैं तो उससे पहले एक प्रोसीजर होता है जिसको हम पूर्व कर्म कहते हैं। जैसे नॉर्मली आप सर्जरी करने के लिए जब जाते हैं तो प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये 3 स्टेजेस होती हैं। उसी तरह पंचकर्म में भी 3 स्टेजेस हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में 2 प्रोसीजर्स आते हैं। उसमें पहला है अभ्यंग और दूसरा है स्वेदन। अभ्यंग को स्नेहन भी बोलते हैं। स्नेहन जो कि सामान्य भाषा में ऑयल एप्लीकेशन पूरी बॉडी पे करना, या लोग उसको मसाज कहते हैं। लेकिन अभ्यंग एक स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू दोषों को शाखाओं से मूव करके कोष्ठ में लाने की क्रिया है। शाखाओं यानी कि आपके लिम्स से मूव करके कोष्ठ यानी कि आपके एब्डोमेन में लाने की वो क्रिया है। और उसके पश्चात उनको शरीर से निकालना यानी कि शोधन करना, ये पंचकर्म का पार्ट है जो कि प्रधान कर्म है। अब जब हम स्नेहन करते हैं तो स्नेहन के लाभ क्या हैं? स्नेहन का जो उल्लेख आया है वो ये है कि स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम स्क्लेद कारकम। स्नेहन, जब आप ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो उसके कारण जो आपके शरीर में स्नेह है यानी कि जो फैट्स है या कि जो ऑयली पार्ट है वो उसका विषंदन होता है यानी विलयन होता है, यानी कि वो डिजॉल्व होता है। उसके साथ साथ मार्दवम यानी कि मृदुता आती है, स्किन में आपकी मृदुता आती है, स्किन आपकी सॉफ्ट होती है, सफल होती है। और इसके साथ साथ जब वो लिक्विफाई हो जाता है या उसका विलयन हो जाता है तो उसका मूवमेंट होना आसान हो जाता है। तो जब हम स्नेहन कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट 3 दोष हैं: वात, पित्त और कफ शरीर में, और इन्हीं को बैलेंस करना और सम अवस्था में लाना जो है ये पंचकर्म चिकित्सा का पार्ट है, या किसी भी व्याधि को ठीक करने का एक तरीका है कि इन दोषों को सम अवस्था में लाया जाए किसी भी तरह से। तो जब इनका उल्लेख होता है तो इसमें जो वात दोष है वो सबसे सबल दोष माना जाता है, सबसे ताकतवर दोष माना जाता है, क्योंकि उसमें चल गुण है। क्योंकि उल्लेख है कि पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगवो मलधातव, यानी कि जो पित्त दोष जो है वो पंगु है, बनेगा, अपने शरीर में पड़ा रहेगा। पित्त क्या है कि जैसे वो आपको एसिडिटी से रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब भी पित्त दोष बढ़ेगा तो पहला लक्षण जो होगा वो एसिडिटी आपको दिखेगा। इसी तरह से कफ जो है वो भी पंगु है, बनेगा, अपने शरीर में पड़ा रहेगा। सातों धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जिससे शरीर का निर्माण हुआ है वो भी पंगु है, वो भी बनेंगे, पड़े रहेंगे। तीनों मल यानी कि स्वेद यानी कि स्वेट, पसीना, मूत्र यानी कि यूरिन, और पुरीश यानी कि मल यानी कि स्टूल, ये सारे पंगु हैं, इनमें किसी में मूवमेंट नहीं है। चल गुण जो है वो वात दोष में है। वात क्या है? जैसे बाहर हवा है उसमें जो गुण है वही सारे गुण हमारे शरीर में वात दोष में है। आप वात को इस तरह से भी कह सकते हैं, जो सामान्यतया हम लोग बोलते हैं कि वात रोग हो गया है या वायु रोग हो गया है या गठिया हो रही है लोगों को, या फिर ब्लोटिंग होती है जो नॉर्मली आज के डेट में लोग बोल रहे होते हैं, या फिर गैसेस जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, या आप जैसे ये मेरी उंगली से जो ये आवाज़ आ रही है ये एयर बबल्स हैं जो कि बर्स्ट हो रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बोन्स, ये सिर्फ एयर बबल्स हैं, ये वात दोष है। अब ये वात दोष जो है ये सबसे सबल क्यों है? क्योंकि इसी में चल गुण है। अभी हमने जो जिक्र किया था कि पित्त, कफ, तीनों सातों धातु, तीनों मल, ये सारे जो हैं वो पंगु हैं, लेकिन सिर्फ एक वात दोष जो है जिसमें कि चल गुण है। तो जब वात दोष का जो उल्लेख है उसके गुण है कि तत् रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म शल होने लगा, यानी बाहर की हवा जो है वो रूखी है, हल्की है, सूक्ष्म है और शीत गुणात्मक है, और सूक्ष्म है। ये सारे गुण जो हैं ये वात दोष में होते हैं, और इसी कारण वात दोष में चल गुण जो होने है उसके कारण ही सबसे सबल उसको माना जाता है। तो वात जब मूव करता है तो रास्ते में अगर उसको कफ मिला तो कफ को लेके चल देगा, पित्त मिला तो पित्त को लेके चल देगा। अगर वात की अधो नहीं ऊर्ध्व गति हो तो उसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होता है, पैल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है। अगर वात की अधोगति होगी
तो उसके कारण जो है स्टूल और यूरिन की टेंडेंसी होती है। सामान्यतया आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब स्ट्रेस आता है तो कुछ लोगों को यूरिन और स्टूल की टेंडेंसी होती है अगर वात की अधोगति हुई तो। अगर स्ट्रेस आया और वात की ऊर्ध्वगति हुई, किसी भी कारण से सूजन है पेट में और वात की अधो नहीं ऊर्ध्वगति हो रही है, तो उसके कारण जो है डायफ्राम ऊपर पुश होगा, लंग्स कंप्रेस होंगे, हाइपोक्सिया होगा, उसके कारण हार्ट रेट बढ़ेगा, पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी। तो एंजाइटी कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय वात दोष। तो वात कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट ऑल्सो। Vaat can lead to your headache, that is migraine also. Vaat can lead to n number of diseases. Vaat is responsible for any movement that is taking place in your body. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू वात। तो इसलिए वात की चिकित्सा करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे सबल दोष वात है। तो अब जब वात की चिकित्सा करने जाएंगे तो इन गुणों के विपरीत गुणों का इस्तेमाल करते हैं। कि वात के जो गुण हैं जो अभी हमने बताया कि रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, इन गुणों के विपरीत गुणों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी हम वात की चिकित्सा कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम स्नेहन करते हैं, जब हम तेल यूज करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल यूज करते हैं, तो ये वात के विपरीत सारे गुण तेल में पाए जाते हैं। रूक्ष के अगेंस्ट वो स्निग्ध होता है, लघु के अगेंस्ट गुरु होता है, शीत के अगेंस्ट उष्ण है, चल के अगेंस्ट स्टैटिक है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, टेबल पे रखिए उसमें स्थिरत्व है, प्लस सूक्ष्म के अगेंस्ट विषद या वृहद है, वो थोड़ा सा रखिए वो पूरा फैलता है। इसलिए जब हम अभियम कर रहे होते हैं या स्नेहन कर रहे होते हैं तो दोषों को शाखाओं से मूव करके कोष्ठ में लाने की ये क्रिया है। ये स्नेहन का प्रोसेस इसलिए हो रहा होता है कि जो स्ट्रोक्स होते हैं वो मूव करके दो शाखाओं से मूव हों और कोष्ठ में आए। जब ये 6 दिन 7 दिन का प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद डे 8 को आपका शोधन की चिकित्सा शुरू होती है जो पंचकर्म का प्रधान कर्म है। उसमें वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, ये सारे प्रोसीजर्स आते हैं। तो स्नेहन एक तो एक्सटर्नल स्नेहन हो गया, उसके साथ साथ आभ्यंतर स्नेहन भी करते हैं, इंटरनल स्नेहन भी होता है। उसमें मेडिकेटेड घी का पान करना होता है जो वर्धमान क्रम में करना होता है आपको। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 60 ml, डिपेंडिंग ऑन द कोष्ठ। जैसा कोष्ठ होगा, अगर क्रूर कोष्ठ व्यक्ति है तो यही मात्रा डबल होती जाती है 20 ml, 40 ml, 80 ml, 160 ml। और अगर सामान्य क्रोध, मध्यम कोष्ठ का व्यक्ति है तो उसके लिए 10 ml, 20 ml वर्धमान क्रम में। और अगर मृदु कोष्ठ का व्यक्ति है तो 10 ml या 20 ml वैद्य अपनी विवेकानुसार डिसाइड करके एवरीडे वो 6 दिन 7 दिन तक करता है। और आभ्यंतर स्नेहन के सिद्धि लक्षण जो मेंशन किए गए हैं वो ये हैं कि उत्क्लेद एक लक्षण होता है कि नॉजिएटिंग फीलिंग होती है घृतपान के बाद। दूसरा लक्षण है कि 24 घंटे तक भूख न लगना। और तीसरा लक्षण है कि आपके मल में स्निग्धता आना। तो जब ये मल में स्निग्धता आने लगती है तो इसका मतलब आभ्यंतर स्नेहन हो चुका है। ये आभ्यंतर स्नेहन 3 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है और 7 डेज में भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब एक्सटर्नल स्नेहन जो हम कर रहे हैं या अभियम कर रहे हैं तो उससे 2 शाखाओं से मूव होकर के कोष्ठ में आते हैं, तो उसके कारण जो है पेट डिस्टेंडेड दिखने लगता है, दोष इकट्ठा होते हैं। वो डे 5 को भी हो सकता है, डे 6 भी हो सकता है, डे 7 भी हो सकता है। उसके बाद ही प्रधान कर्म किया जाता है। तो ये पंचकर्म का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पार्ट है स्नेह। आप हमारे साथ बने रहिए। अगले सीरीज में आपको स्वेदन के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर पंचकर्म के एक प्रोसीजर हर बार आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। इफ यू नीड टू नो मोर अबाउट दिस, कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर 8932 005555। थैंक यू।